चैप्टर का नाम क्या है? इतिहास। इतिहास मतलब क्या होता है? पुरानी चीज़ें। क्या होती हैं? पुरानी वस्तुएं या पुरानी कहानियों को हम बोलते हैं इतिहास। क्या बोलते हैं? इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनुवर्तन संबंध है, यानी कि ये क्या बताता है? बातचीत को बताता है। हमारी पुरानी जो चीज़ें निकल गई हैं ना और जो नई चीज़ आ रही है, उन दोनों को जोड़ने का काम भी यही करता है। ठीक है, यह संवाद है आज के समाज एवं कल के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं, यानी कि हम क्या है, जब ना हम जाते हैं ना अतीत में जाते हैं, तब हम आज की चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले पत्थर पे बैठते थे तो उसी को चेयर समझते थे, अब चेयर पे बैठते हैं ना, सोफा पे भी बैठते हैं, अलग से कुर्सी होती है। तो इन सारी चीज़ों से का क्या है? इतिहास से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? इतिहास से। देखो, हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? आपकी अपनी अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्या आपको याद है कि उस समय वो आपकी आयु क्या थी? संभवतः 5 या 6 वर्ष पूर्व तक की यह सभी स्मृतियाँ आपके अतीत का हिस्सा थी, यानी कि पुरानी स्मृतियाँ या यादें जो थी वो क्या है? हमारे अतीत का हिस्सा है। आपको क्या लगता है अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में सहायता मिलेगी? आप देखेंगे आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी एक बहुत ही लंबा इतिहास है, मतलब पृथ्वी का एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। क्या है? बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जिसमें हम मानव का इतिहास, नवीनता व छोटे भाग देखते हैं। मानव का इतिहास यानी कि इंसानों का इतिहास और छोटी छोटी चीज़ों को भाग में देखते हैं। पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, प्रथम कोशिका क्या है? प्रथम कोशिका पृथ्वी पे कब आई थी? वातावरणीय ऑक्सीजन। और देखो, प्रथम कोशिका बनी, ऑक्सीजन है। फिर क्या होगा? जीवाणु बनेंगे। जीवाणु मतलब वायरस वगैरह बनेंगे। फिर स्पंज और कवक बनेंगे। फिर प्रवाल बनेंगे। प्रवाल क्या होते हैं? छोटे छोटे पेड़ पौधे, जो काई जो वगैरह होती है वो। ठीक है, फिर उसके बाद बनेगी मछली कशेरुकी। कशेरुकी का मतलब क्या है? जिसमें रीढ़ की हड्डी आ जाएगी, ये वाली है ना, तो बिल्कुल सीधी वाली कशेरुकी है। फिर उभयचर कीट आ जाएंगे। उभयचर कीट कौन सी कीट होती है? जो पानी में रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। फिर उसके बाद शार्क आ जाएगी। क्या आ जाएगी? शार्क। फिर उसके बाद सरीसृप आ जाएंगे। सरीसृप डायनासोर क्या आएंगे? सरीसृप मतलब अपने शरीर के साथ क्या है? ज़मीन से लग के चलते हैं वो। पक्षी आ जाएगा। स्तनधारी आ जाएंगे। फूल और मधुमक्खियाँ आ जाएंगी। आदि मानव आ जाएगा और आदि मानव के साथ आएगी अग्नि। अग्नि के साथ आएंगे होमो सेपियंस। फिर इसके बाद लेखन स्टार्ट हो जाएगा 6500 साल पहले। ठीक है, आज से पहली जो चीज़ लिखी गई थी वो 6500 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, अब देखो, अरबों वर्ष पूर्व, यानी कि बहुत साल पहले की बात है। ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ना, इसमें बहुत साल पहले की बात ये बताई गई थी, अरबों साल पहले की बात। फिर उसके बाद करोड़ों साल पहले की बात किस में बताई गई है? ब्लू वाले में। फिर ग्रीन में बताई गई है वर्षों पूर्व, यानी कि कुछ साल या कुछ हजारों साल पहले। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्य को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। मतलब कुछ क्या है, ऊपर की चीज़ें जानना चाहते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर की चीज़ें भी जानना चाहते हैं। इस तरह से वे पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। ऊपर दिए गए 4 चित्रों क्या है? 4 चित्रों में प्रदर्शित की जा रही गतिविधियों का अवलोकन करें। देखो, अवलोकन मतलब देखो, ये पहले में क्या है? पत्थर को देख रहा है, दूसरे में लिख रहा है, चौथे में पूछताछ कर रहा है, दूसरे में क्या है? जमीन के नीचे से कुछ निकाल रहा है। हाँ, ठीक है। अब देखेंगे भूवैज्ञानिक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे मृदा, पत्थर, पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। भूवैज्ञानिक किसका अध्ययन करेंगे? देखो, किसका करेंगे? मिट्टी का करेंगे, पत्थर, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, महासागर, इन सब का। जीवाश्म वैज्ञानिक जीवों के जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं, मानवों के अवशेष का अध्ययन करेंगे। मानव विज्ञानी मानव समाज एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन। पुरातात्विक वैज्ञानिक मानव, पौधे एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष जैसे उपकरण, घोड़े, पात्र, मनके, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ, पशुओं और मानव दांत के जले हुए अनाज, घर, ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। उत्खनन का मतलब होता है खोद के। क्या है? खोद के।
इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियाँ रही हैं। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के प्रशासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता है। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब जो हम आज 7 तारीख है ये वाला जो कैलेंडर का उपयोग होता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं मांगलिक कार्य के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? तिथि पत्रों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार होती है? समय की गणना मतलब हम समय को ही कैसे करेंगे, मतलब इस्तेमाल उस टाइम पे लिखा कैसे जाएगा। प्रत्येक समाज एक संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियाँ होती हैं। यानी कि समय को हम जैसे मिनट में नापते, घंटों में नापते, उस टाइम पे भी समय को नापा जाता था। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हो गया, किसी शासन के शासन का आरंभ हो गया, यानी कि कोई राजा बना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने तो वहाँ से क्या है उसे नापा जा रहा है टाइम को। ठीक है। एक नए युग आरंभ माना जाता था। आज के समय में विश्व भर में यानी कि दुनिया की बात करें तो सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि पत्र का उपयोग किया जाता है। जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं ना, जिसमें आज 7 तारीख है, वैसे ही। साथ ही त्योहार की तिथि की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्य जो मंगल अच्छे कार्य होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीन आदि अन्य तिथि पत्रों का उपयोग करते हैं। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। देखो, अगर हम पश्चिम की बात करें, दुनिया को अगर हम ऐसे तो बराबर हिस्सों में बांटे तो ये पश्चिम है और ये क्या है, पूर्व है। तो यहाँ पे क्या है, ईसा मसीह के जन्म को ही क्या माना जाता था, वहीं से डेट को गिनते हैं। किसको गिनते हैं? डेट को गिनते हैं। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जा रहा है। एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षिप्त शब्द है जो ईसा के जन्म के वर्षों के बाद वर्षों को इंगित करता है। परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन एरा या सीई कहा जाता है। एडी और सीई कॉमन एरा एक ही है। ठीक है। उदाहरण के लिए भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसे 1947 कभी इसे 1947 सन 1947 भी कहते हैं, अथवा 1947 सीई यानी कि क्या कहते हैं, कॉमन एरा अंग्रेजी में लिख सकते हैं। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथियों से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे आरोही क्रम में की जाती है। सुना, देखो, जो ईसा मसीह का जन्म जो हुआ है ना, उसके बाद वाली तिथि को हम 1, 2, 3 ऐसे गिनते हैं। तो अभी तक हम कहाँ आ गए? हमने 2026 साल तक हम 2025 साल हमने जी ली। 2026 अगस्त तक हमने 7 तारीख तक क्या है, जी लिया। आ गया समझ? यानी कि इतने साल जी लिए हमने ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले। हाँ, बहुत पहले तक हम इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे क्रम में की जाती है। तो ईसा मसीह से पहले जो जन्म हुआ है ना, तो यहाँ पे 7880, फिर यहाँ से 7800 क्या होगा, 79, यानी कि उल्टा चलेंगे। एक नंबर इधर कम होता जाएगा और इधर बढ़ता जाएगा। आ गया समझ? अब देखेंगे क्या है, इंगित किया जाता है जिसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बिफोर कॉमन एरा। उदाहरण के लिए 1560 ईस्वी पूर्व वो संबद्ध सा पूर्व गौतम बुद्ध क्या है, जिसके बारे में हम कक्षा 7 में अध्याय 7 में पढ़ेंगे, के जन्म की क्या थी, जन्म की अनुमति वो अनुमानित तिथि थी। अनुमानित मतलब क्या होता है? अनुमानित मतलब क्या होता है? पॉसिबल। क्या है? पॉसिबल या माना गया। ठीक है, माना गया। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व? देखो, उदाहरण के लिए 560 संवत पूर्व गौतम बुद्ध क्या के जन्म की अनुमानित तिथि थी। अनुमानित तिथि का मतलब क्या है? अंदाजा किया हुआ तिथि थी। क्या आप गणना कर सकते हैं कि जिसका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ होगा? यानी कि देखो, आराम से देखेंगे। ठीक है। गौतम बुद्ध कौन है? गौतम बुद्ध कौन है? गौतम बुद्ध भगवान है। क्या है? भगवान। लेकिन किसके हैं? जो बुद्धा लोग हैं उनके। किनके हैं? जो बुद्धा लोग हैं ना, उनके भगवान है। क्या उनके? जो बुद्धा लोग जो बुद्ध धर्म को मानते हैं उनके भगवान है। के जन्म की अनुमानित तिथि क्या है? आप गणना करके बता सकते हैं कि आज से उनका जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ होगा। तो कुछ नहीं, देखो 5060 लिखा है, 560 लिखा है,
560 लिखा है ना? हाँ। तो क्या होगा, हम यहाँ पे 2200 ये 2026 तो लिखेंगे ही, ठीक है। माइनस कर देंगे। नहीं माइनस, इसे माइनस नहीं करेंगे, जीरो से इधर की तरफ, तो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा, इसमें प्लस कर देंगे इसे, ठीक है। क्या होगा 0 6 5, तो क्या आएगा 0 8 5 और 2, 2580 साल पहले इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, देखो 3000 पूर्व बस, और ये क्या है हिम साक्ष्य, यानी कि देखो विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य, यानी कि शैल मिले थे। शैल मतलब क्या होता है, जिनसे चित्र बने हुई चीज़ें मिली थी। क्या मिली थी? चित्र बने हुए। इस पाठ्य पुस्तक में हमने BCE के लिए सामान्य संबंध सा पूर्व तथा CE के लिए सामान्य संबंध सा संग शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ से देखेंगे उन्हें, अब यहाँ से देखेंगे, पहले हमारी, देखो आराम से देखना, पहले हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी जिसमें बहुत सारी बर्फ़ थी। फिर उसके बाद क्या, प्रथम स्थायी निवास कृषि आरंभ हुआ यहाँ पे 8000 साल पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, तांबे के, धातु के तांबे के क्या मिले, एविडेंस यहाँ मिले। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन, और यहाँ पे मेसोपोटामिया आ गया, सिंधु सभ्यता आ गया, ईसा मसीह का जन्म हुआ। और आज के टाइम पे हम यहाँ पे हमें अशोक चक्र जैसी चीज़ें हमारे पास है यहाँ पे ईसा मसीह के टाइम के बाद से, ठीक है। जो अशोक चक्र आया वो ईसा मसीह के टाइम के बाद का है। और यहाँ पे आज के टाइम पे जो हम दिल्ली में बैठे हैं वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें ऐसे, ठीक है। आप देखेंगे इस प्रकार की घटना को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण है, क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरल आकृति समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ में वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। अब वो ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़कर कालखंड को दर्शाया गया है, अन्यथा यह समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी है। कितनी है? 3 मीटर। देखो अगर हम अतीत की बात करें तो ईसा मसीह के जन्म से पहले बुद्ध धर्म जो था वो, अब भगवान बुद्ध आ गए थे। कौन आ गए थे? भगवान बुद्ध, ठीक है। फिर उसके बाद ईसा मसीह आए, और यहाँ पे ये जो हम जैसे लोग हैं, और यहाँ पे हम आज का टाइम, समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होती है। उदाहरण स्थिति देखे बिना भी अब हम देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ है। क्या हुआ है? जन्म से पहले हुआ है। अब देखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान रखें वर्ष एवं दशक। वर्ष क्या होता है? 1 वर्ष। दशक मतलब 10 वर्ष। के इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हमें सामान्यतः दो अन्य विशेष शब्द का भी उपयोग करते हैं, जैसे शताब्दी 100 साल के लिए। किसके लिए? 100 साल के लिए। जैसे अभी 2026 चल रहा है ना, तो 3026 आ जाएगा, तो इसे शताब्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शताब्दी। सहस्त्राब्दी का पढ़ेंगे, सहस्त्राब्दी का तो पढ़ना पड़ेगा। या किसी भी 1000 वर्ष का कालखंड है, इसमें 1 से लेकर प्रत्येक अच्छा हम इसमें ना 1000 साल होंगी, शताब्दी में कितनी होंगी? 100 साल। कितनी होगी? देखो वर्ष 1 होगी, दशक 10 होंगे, शताब्दी 100 होगी, सहस्त्राब्दी क्या होगी? 1000 होंगे, ठीक है। अब देखेंगे, आइए पता लगाएं मैं क्या है 1900 से लेकर के आज तक की एक समय रेखा बनाइए। अच्छा ये अपने दादा दादी, मतलब कुछ नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है वो ही है, ठीक है। अच्छा इतिहास के स्रोत क्या होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है? तो क्या स्थान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, लिखी हुई चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हमें पुरानी घटनाओं के बारे में पता चलता है, या हम उनसे इकट्ठा करके उन्हें पढ़ते हैं। ध्यान रखें, क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्र का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? अनेक भारतीय तिथि पत्र महीना एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की तिथि पर निर्भर करते हैं। पंचांग तालिका की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन किया जाता है। मौसम के पूर्व अनुमान, त्योहारों की तिथियां, समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। इतिहास के स्रोत क्या हैं? क्या आप अपने माता पिता के परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्रित कर सकते हो? ये कह रहे हैं, देखो दादी के बाद मम्मी,
मम्मी के बाद तुम, तो तीनों की क्या जानकारी है? हाँ भाई है। ठीक है। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादी परदादा परदादी, परनाना परनानी की एक वंशावली बनाइए। इनके नाम का पता लगाइए और यह भी कि वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही उन स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए जहाँ से आपने यह सूची ली है। ठीक है, देखो यहाँ पे कर रखा है, तो इसे घर से करके लाना। ठीक है। आपने अपने परिवार के अतीत के समय में जानकारी कैसे प्राप्त की? इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपने छायाचित्र मतलब फोटो, क्या है? फोटो, डायरी, पहचान पत्र आदि का उपयोग किया होगा। आप केवल अपने माता पिता संबंधियों की स्मृतियों पर निर्भर रहे नहीं। क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्के, पुस्तकें, वस्त्र, आभूषण अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचना एकत्रित कर सकते हैं? प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी है। क्या है? प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है। क्या बताती है? कहानी बताती है। वस्तु यानी कि चीज़, संरचना मतलब डिज़ाइन, और यह है चित्रखंड रेखा पहेली में के हिस्से की तरह होता है। जिस वस्तु को आप अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। इस प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहले के कुछ हिस्से गायब हैं। जैसे देखो, पांडुलिपि से हमें पता चलता है, पांडुलिपि मतलब जो हाथों से लिखी जाती है। ठीक है। ताम्रपत्र, तांबे के पत्तों से, सिक्कों से, स्मारक जैसे कुतुब मीनार, टीले बने होते हैं, उनसे भी, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के अवशेष, उपकरण, हथियार, मूर्तियाँ, आभूषण, मृद भांड अथवा खिलौने और निवास स्थल, घर, वो चित्रकला, मूर्ति, पैनल, और उसके अलावा किससे पता चलता है हमें? शिलालेखों से, शब्दावली से, लोक साहित्य से, और वेद इतिहास से, विदेशी विवरण, यात्रा वृत्तांत से, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख, कहानियों का संग्रह, ऐतिहासिक लेख, कविताएं और नाटकों से भी हमें क्या है? पता चलता है।